खोलो आगे से जगह खोलो यार। आराम से लग जाती इसके मेरे कहा ना। आप लोग पीछे क्या है? हटो यार हटो, चला रेडी भाई। चलो एक फैसला बल्दिया उज़्मा कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किया है कि मौजूदा जो तेल की कीमत में इजाफ़ा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा है, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा है, उससे हमारे जो अखराजात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होना था। दूसरा ये कि कराची इतना बड़ा शहर है, हमारी इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग तकाज़ा बल्दिया उज़्मा कराची से करते हैं, मेयर से करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ और इदारे भी हैं जो शहर के अंदर जिनका कंट्रोल है, जो शहर के अंदर उनकी प्रेजेंस है। काम हम करते हैं और रोड कटिंग करने के लिए कोई और चले जाता है। स्ट्रीट लाइट हम लगाते हैं तो उसको चोरी कर लिया जाता है। तो हमने एक फ़ैसला ये किया पिछले दिनों कि केएमसी की एक विजिलेंस टीम इस्टेब्लिश करें कि केएमसी का अपना अमला जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ पर वो मूव किया करें ताकि देखा जा सके कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग तो नहीं कर रहा, हमारा कोई चरसी भाई, हेरोइनची भाई कोई खंबा तो नहीं काट रहा, तार तो चोरी नहीं कर रहा, कोई ब्रिज के नीचे खड़े होके आग लगा के स्ट्रक्चर को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो हमने इस हवाले से ये टास्क दी अपने वार्डन्स को, जो कि एक ज़माने में प्रोटोकॉल की ड्यूटी करते थे, जो लोगों के घरों में प्याज काटते थे, टमाटर काटते थे, लेकिन जो उनका बुनियादी काम था कि ड्यूटी पर मामूर हो ताकि कराची वालों की खिदमत कर सकें, वो काम वो नहीं करते थे। तो हमने उन लोगों को एक बार फिर ये प्रोटोकॉल की इन तमाम ड्यूटियों से ख़त्म किया। आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई वार्डन नहीं चलता, मेरा पार्लिमानी लीडर पीछे खड़ा है, इसके साथ कोई वार्डन नहीं चलता। तो हमने जब उन लोगों को, तमाम वार्डन्स को वापस बुलाया और कहा कि नहीं जी, आपका जो काम है या ट्रैफिक पुलिस की मदद करें ट्रैफिक की रवानी को मेक श्योर करने के लिए, या हमारा जो अपना इमारतें हमारे पार्क्स हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी दें, अस्पतालों में ड्यूटी दें। और तीसरी चीज़ हमने कही उनको कि आप लोग विजिलेंस करें कि जाके कोई पोस्टर लगा रहा है जगहों पे, बैनर लगा रहा है, वॉल चॉकिंग कर रहा है, चोरी चकारी हो रही है, ये जो बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे, इसकी आप रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। तो ये मोबाइलें पुरानी चलती थी, मोबाइलों पे हमारा फ्यूल का बड़ा ख़र्चा था और नेचुरली एक मोबाइल में फिर 5-6 लोगों का अमला जाता था, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था। तो हमने फिर फैसला किया कि हम अपनी एक विजिलेंस टीम बनाएं और विजिलेंस टीम के लिए हम मोटर बाइक्स लें। हमने फ़ैसला किया और मैं बल्दिया उज़्मा की सिटी काउंसिल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि हम एक तो ये विजिलेंस स्क्वाड बना के ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, ईवी बाइक्स इन वार्डन्स को दी जा सकें, हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए दी जा सकें। वो फ़ैसला हुआ पिछले दिनों जुमे के रोज़ और हमने ये आज 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मुश्तमिल अपनी विजिलेंस टीम
के लिए मोटर बाइक्स आपके सामने ले आए हैं। मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी है। अगर मेरे दोस्त थोड़े साइड में होते तो आपको बाइक भी नज़र आ जाती। अभी आपको अरशद बुखारी का चश्मा नज़र आ रहा है लेकिन मोटर बाइक आपको नज़र आती। इससे 2-3 मकासद हैं हमारे। सबसे पहला मकसद तो ये है कि हमारी जो सर्विस है वो बेहतर हो सके। हर जगह ना मेयर पहुँच सकता है ना बाकी लोग पहुँच सकते हैं, ये लोग वो विजिल रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें हम कमी ला सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि कराची बैनुल-अक़वामी सतह पर इस चीज़ को सिग्नल करे कि हम कन्वेंशनल एनर्जी से अब ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। और इस हवाले से ये जो मेरे बाएं जानिब तारीख़ी जमशेद नुसरवानजी मेहता बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को हमने सोलर पर कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे हमारा बिजली के बिल में भी कमी आई है और बिला तात्तुल हमें बिजली की सप्लाई भी मिल रही है। और अब हम अपने अस्पतालों पर भी यही काम करने जा रहे हैं। कुछ पंपिंग स्टेशंस पर भी हमने, छोटे पंपिंग स्टेशंस पर हमने ये काम किया है। बताने का मकसद ये है, और मेरे पास यहाँ अभी ट्रैफिक वार्डन डिपार्टमेंट का सरबराह भी मौजूद है और ये अमला भी मौजूद है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये मोटर बाइक्स किसी के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर ये किसी के प्रोटोकॉल पर देखी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मोटर बाइक किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है। ये शहर कराची की मिल्कियत है। ये यहीं KMC के दफ्तर में पार्क होगी। अमला यहाँ से इन बाइक्स को उठाएगा। हमने अपना चार्जिंग का स्टेशन बनाया है और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जाएगा। ये आप सब की ज़िम्मेदारी है कि इसके अंदर कोई गलत चीज़ ना हो और जो बुनियादी मकसद आपके लीडरान ने, आपकी इंतज़ामिया ने इसके लिए तय किया, उस मकसद को अचीव करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। मैं चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ हम अपने फ्यूल के बिल को बचाने के लिए, जहाँ जहाँ, चाहे वाटर बोर्ड हो चाहे KMC हो, जहाँ जहाँ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का, चाहे वो ट्रक हो, गाड़ी हो या मोटर बाइक हो, जहाँ जहाँ हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, हम उस ऑप्शन को अवेल करना चाहेंगे ताकि हम ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसके चैलेंज को भी अबूर कर सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो बुनियादी काम है हमारा लोगों की खिदमत करने का, उस काम को अचीव करने में हम कामयाब हो पाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। मेयर साहब, कल आपने जो एक इक़दाम किया है वाटर बोर्ड के साथ और कोऑर्डिनेशन किया है KMC का, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आज दूसरा इक़दाम किया आपने, लेकिन एक चीज़ की और ज़रूरत है कि निकासी आप और फराहमी आप की जो लाइनें हैं, अगर उस पर टाउन और UC और दीगर इदारे काम करते हैं तो उनके लिए वाटर बोर्ड के NOC को लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि लेवल आउट होने से वो तरक्याती बजट भी जो है नाकारा हो जाता है और मकासद भी हासिल नहीं होते हैं और नुकसान ही नुकसान होता है। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और ये बुनियादी मकसद कल की मीटिंग का यही था कि जिसका वो जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अब अगर पानी की लाइन डल रही है, सेवरेज की लाइन डल रही है, वो अगर आप वाटर बोर्ड से पूछे बग़ैर डालेंगे तो कहीं ना कहीं कोई नुक्स रह जाएगा, कोई ग्रेविटी सही नहीं होगी, कनेक्शन सही नहीं होगा और उसका नुकसान शहरियों को ही होगा। तो मैं तो आपके तवज्जुह से तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, अपने इलाके में कोई लाइन डालना चाहते हैं, हमारे एक्सचेंज से रुजू करें, हमारे SC से रुजू करें, चीफ इंजीनियर से रुजू करें, मिलकर काम करेंगे ताकि जो पब्लिक की सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर हम बेहतरी ला सकें। जो हम भी काम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम यही कोशिश कर। अभी सुबह मैं ओल्ड सिटी एरिया का मैंने दौरा किया, जुबली गया, मीशम अली रोड गया, गुल प्लाजा के पीछे वाले इलाके में गया, जो लियारी एक्सप्रेसवे से हुसैन डिसिल्वा की सड़क कनेक्ट होती है वहाँ पर गया। ये सारा काम अंदरूनी गलियों का हम करने पर मजबूर हो गए हैं इस वक्त, बिकॉज़ जो लोग थे उन्होंने वो काम नहीं किया। तो जब वहाँ पे हम गए, हमने कहा ठीक है जी, टाउन काम नहीं करता, वो काम नहीं करते, कोई बात नहीं, हम काम कर लेते हैं। और
वाटर बोर्ड केएमसी मिलकर वो काम करेगा ताकि उसकी अफादियत ज़्यादा बेहतर हो। और मेरे यूसी चेयरमैन वहाँ पर, एक जगह में गया तो फ़रद मिट्टू साहब हमारे यूसी चेयरमैन थे, वो मौजूद थे। दूसरी जगह गया तो गुलफाम हैदर साहब जो हमारे पीटीआई के यूसी चेयरमैन हैं, वो उनके वाइस चेयरमैन काउंसलर साहिबान मौजूद थे, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया वो भी मौजूद थे। तो हम तो चाह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड राब्ते अच्छे हों, मिलकर काम करें ताकि जो शहर की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को हम पूरा करने में कामयाब हो सकें। मियां साहब ये बताइएगा, आपने जो स्टेप्स उठाए हैं ये खित्ते की सूरत-ए-हाल को देखते हुए ऐसे इकदाम की मज़ीद भी जो है वो ज़रूरत है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? और साथ ही आप बिलावल साहब के तर्जुमान भी हैं। हमने माजी में देखा जब हिंदुस्तान हमलावर हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा। अब भी मीडिया पे वो बड़े एक्टिव थे, इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह कर रहे थे। लेकिन साथ ही ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद मौजूदा सूरत-ए-हाल में भी उस पार्टी कुछ हासिल नहीं कर सकी सियासी तौर पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी का हासिल करना पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की मजबूती है, और जिसका संगे बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस वक्त रखा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मिज़िल टेक्नोलॉजी इस मुल्क में लेके आई, जो पिछले साल हमने दुनिया भर में भारत की पसपाई को सेलिब्रेट किया, जो 60 का टारगेट है, वो जो जहाज़ थे हमारे JF-17 थंडर गालिबन, वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में उसका मुआहिदा किया गया। तो पाकिस्तान की जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। इस हवाले से जो भी मुश्किल फ़ैसले पाकिस्तान को करने थे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत को फ़ौक़ियत दी है। ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा, हम रहेंगे। इन चीज़ों के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो जब वो मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गालिबन 3 मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, चारों सूबों के वज़राए आला भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, DG ISI, तमाम के तमाम लोग मौजूद थे ताकि पूरी कौम एक पेज पर आके फ़ैसले कर सके। और जब भी आपने देखा कि जब बिलावल साहब चूँकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि बिलावल साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी के साथ रख रहे थे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बिलावल साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम पाकिस्तानियों को कि हमने वो कर दिखाया जो कोई माजी में नहीं कर पाया, कि US से और ईरान के ताल्लुकात डायरेक्ट 1979 के बाद नहीं थे। अगर 49 इयर्स के बाद या 47 इयर्स के बाद, 47 साल के बाद वो 2 लोग एक टेबल पर आके बैठे तो आपके दारुल खिलाफा में आके बैठे, और ये क्रेडिट जाता है हमारी हिकमत अमली को, हमारी हुकूमत की हिकमत अमली को। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम स्टेक होल्डर्स को। मैं चाहूँगा कि हम इसी तरीके से इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तरजीह देते हुए, बैनुल अक़वामी पीस को, अमन को तरजीह देते हुए अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मुल्क पर भी आता है और ममालिक पर भी आता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पिछले 4 सालों में जो बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्रिया ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक अहम दुनिया का स्टेक होल्डर हो गया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क की, जिसके लिए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। और मैं चाहूँगा कि ये इत्तेहाद कौमी इशूज़ के ऊपर, सियासी इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, लेकिन जो कौमी इशू है ना, उसके ऊपर ये जो इत्तेहाद है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहे। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि आपने ऐलान किया है कि शहर भर से जो वाल चाकी है वो ख़त्म की जाएंगी, जो वाल पोस्टर्स हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। तो ज़्यादातर आपको मालूम है अपोजिशन की वाल चाकिंग होती है, पोस्टर लगे हुए थे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन पर तनकीद करते हैं।
तो क्या ये सियासी जमातें नाराज नहीं होगी कि आप उनके वाल पोस्टर हटाएंगे, वाल चेकिंग हटाएंगे? और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने लियारी के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने लियारी को हक दो तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं, मैं अपने बड़ों से सुनता था कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो रात को खुद जाके वॉल चॉकिंग करते थे कि शाहिद मुस्तफ़ा को रिहा करो। हाँ चलो हाँ, फरीद आलम को रिहा करो। फरीद भाई का एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। हाँ चलो आफ्ताब भाई, हाँ कुछ ऐसे लोग थे ना, वो अपना शुएब को रिहा करो, चल ये कर लेना। हाँ तो लोग जो सुबह उठ के शुएब कौन है, तो उसी तरह मैं भी देख रहा हूँ शहर के मखसूस सिग्नल्स के ऊपर बैनर लगे हुए हैं, कराची को हक दो। उसमें एक नारा है कराची को साफ करो, और नीचे लिखा है जमात इस्लामी। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर सड़क पर जाके बैनर लगाओगे तो क्या शहर साफ किया जा रहा है? अगर किसी दीवार पे जो साफ है दीवार, उसके ऊपर जाके पोस्टर लगा दोगे तो क्या शहर साफ होगा? मैं इस हवाले से, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया है, मैं तो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा हूँ कि मैं एक मीटिंग करूँगा इंतज़ामिया के साथ। जितने भी ये प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं ना, ये जो इस तरह के बैनर लगाएंगे ना, उनको सील करेंगे। अब हम एक मैं ज़रा उनको सील करेंगे, बिकॉज देखो ना, ये कोई कानूनी एडवर्टीज़मेंट तो है नहीं, राइट? तो जो गैर कानूनी काम करेगा, चाहे मैं करूं या आप करें, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई करके देंगे। बाकी जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या उनका, लियारी को हक दो, उनका स्टाइल ये है कि जब काम हो जाता है ना, वहाँ पहुँचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं देखो यार हम आए थे ना, काम करा लिया। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है ना, वो इसकी यूसी है, शाह नूरजहाँ। मेरे वालिद साहब वहाँ दफन है सखी हसन में, मेरे रिश्तेदार रहते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में। मैं 25-30 साल से कम से कम, जो मेरी याददाश्त है, मैं उस सड़क पे जा रहा था, बुरा हाल था। उसमें नेमतुल्लाह साहब का भी दौर शामिल है, मुस्तफ़ा साहब का भी दौर शामिल है, वसीम अख्तर साहब का भी दौर शामिल है, अरबाब गुलाम रहीम का भी दौर शामिल है, हमारा दौर भी शामिल है। रोड का बुरा हाल था। हमने तर्जुमानी की वहाँ की आवाम की। हमारी हुकूमत ने कराची मेगा मंसूबे में, बल्कि मेरे हाथ से उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इफ्तिताह भी हमने किया। जब हमने रोड बना दी तो उस पर पूरे नाले के ऊपर जो है ना, बीच में 2 खंभों के पीछे बैनर लगे, शुक्रिया जमात इस्लामी। हाँ तो अब ये लियारी आ गए हैं, जब लियारी में काम स्टार्ट हो गया तो अब कहेंगे यार काम तो हम करा रहे हैं। बहुत मुनाफिक हैं यार ये लोग, अब इनको मिर्ची लगेगी इन लोगों को। ये मुनाफिक नहीं, सॉरी, मैं कहता हूँ मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, कोई भी करे। ये मुनाफिकत नहीं चल सकती, इस मुनाफिकत से शहर का नुकसान होता है। और इंशाअल्लाह कम से कम हम लोग इस मुनाफिकत को कंडेम भी करेंगे, इस मुनाफिकत को एक्सपोज भी करेंगे, और इस मुनाफिकत के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उसका दिफा भी करेंगे। एक ऑगमेंटेशन का काम दोबारा रुका हुआ है, लगभग 1 माह हो गया, क्या मसाइल है, कब तक दोबारा बहाल हो जाएगा? काम मुकम्मल होना था जून के एंड में, उसके अंदर कुछ इंस्पेक्शन होनी थी पाइप्स की। ये 96 इंच डाया के पाइप पाकिस्तान में कभी नहीं लगे, पहली बार डल रहे हैं उस 2.7 किलोमीटर के कॉरिडोर में। तो उसकी इंस्पेक्शन एक तरीके से होनी थी, उसकी कोटिंग एक तरीके से होनी थी। 500 मीटर के पैच में, जो कि नीपा ब्रिज के पास है, उधर वो इंस्पेक्शन नहीं हुई। हमने ख़ुद उस चीज़ को पकड़ा, हमारी जो पीडी हैं आयशा हमीद साहिबा, उन्होंने उस नुक्स को पकड़ा और उन्होंने काम को रुकवाया कि जी पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करके, जो कंसल्टेंट है नेस्पा, वो उसको इंस्पेक्ट कर ले, उसके बाद हम काम को आगे लेके जाएंगे। तो वो कोटिंग और इंस्पेक्शन का इस वक्त अमल चल रहा है, जो कि 500 मीटर, उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह काम वापस रिज्यूम कर दिया जाएगा। अब एंड ऑफ जून नहीं तो जुलाई के अंदर इस काम को मुकम्मल कर लेंगे, ताकि वो बड़ा मसला इंशाअल्लाह हल हो सके। जो इजलास हुआ था उसमें बदनज़मी का वाक़या पेश आया था, एक सियासी जमात की जानिब से आपके ऊपर और आपके जो अरकान उन पर हमला करने की कोशिश की।
लेकिन उसके जवाब में जो जमात इस्लामी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर है उन्होंने उस हमले का इल्ज़ाम आप पर लगा के अपोजिशन लीडर को एक खत लिखा है जो म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजा गया है। तो असल वाकया था क्या? या बहुत ही मुनाफिक हैं लोग। इल्ज़ाम मैं उस बंदे का कुछ और बात नहीं कहना चाहूँगा, जो मेरे ज़ाती तासुरात और ख़यालात हैं उस नौजवान रहनुमा के, वो मैं नहीं बयान करना चाहूँगा। लेकिन बड़ी छोटी सी बात है, मैं कहता हूँ झूठे पर खुदा की लानत। आप भी यही कहेंगे, हम सब यही कहेंगे। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि काउंसिल में गैर मुताल्लिका अफराद थे जिन्होंने हमारी पिटाई की। जो वीडियो है उसमें अगर कोई एक गैर मुताल्लिका शख्स बता दे, वो हयात खान पंची ने उनकी पिटाई की, हमारे माजूर कोटे पे हैं, वो एक हाथ है उसका, उसने एक हाथ से जो भी वाक़या हुआ उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। अगर हयात खान पंची काउंसिल का रुकन नहीं है तो मुझे बता दें, अगर कोई और शख्स काउंसिल का रुकन नहीं है तो बता दें। ये मेरा पार्लिमानी लीडर पीछे खड़ा है, ये आपको बताएगा कि हर इजलास में सैफ भाई यरगमाल हो जाते हैं। मैं उस दिन कह रहा था नजमी भाई के सामने शरीफ आदमी है वो, तो नजमी भाई ने रोक दिया कि नहीं शरीफ नहीं है, और जमाती पक्के कट्टर वो थंडर स्क्वाड वाले थे शायद, ये मुझे नहीं पता, वो बता रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ वो यरगमाल हो जाते हैं। ये दो बंदे हैं, एक बुज़ुर्ग है शाहिद फरमान और एक नौजवान है तैमूर, एक बुज़ुर्ग एक नौजवान। ये माशाल्लाह हर इजलास में ऑपोजिशन लीडर के सामने कुर्सियों पर बैठते हैं। करमुल्ला वकासी साहब भी पहली रो में बैठते हैं। क्या करमुल्ला वकासी साहब के आगे आपको कोई कुर्सी नज़र आती है? दिल मोहम्मद साहब, जुम्मन दरवान साहब भी, असलम सम्मो साहब भी पहली रो में बैठते हैं। उनके सामने आपको कोई कुर्सी नज़र आती है? असद अमान साहब बैठते हैं, सलाउद्दीन यूसुफ जई साहब बैठते हैं, मुस्लिम लीग नून के फ़िरोज़ साहब बैठते हैं, उनके आगे कोई कुर्सी नज़र आती है? मुफ्ती खालिद साहब बैठते हैं, उनके आगे कुर्सी नज़र आती है? नहीं। ये वाहिद जगह है जो मेरे दाएं जानिब है, राइट से डिप्टी मेयर साहब के सामने और ऑपोजिशन लीडर के आगे ये दो बंदे बैठे हैं। ये दो बंदे हर इजलास में यही चीज़ करते हैं। तो मेरे कहने पर किया हो, अगर मेरे कहने पर करना होता तो 2.25 साल से ये हरकतें चल रही हैं, पहले मैं कह चुका होता। ऐसा अगेन वो सियासी बात है, जितने भी लेटर वो लिख दें, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, जिससे आपको झूठ पता चल जाएगा। वो ये कहते हैं कि गैर मुताल्लिका अफराद ने हमारी पिटाई की। ये साबित कर दें कि कोई नॉन काउंसिल मेंबर अगर काउंसिल में मौजूद था, जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई मैं करवाऊंगा और वो उनका हक है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि मार पिटाई जो हुई है, जो लिटा के मारा है या लेट के मार खाई है, वो काउंसिल मेंबरान के दरमियान है, तो बुग़्ज़ मुर्तज़ा में तो ये बात ना कहें। आपने देखा, मैं फरीद भाई इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो काउंसिल से गए इजलास बिल्कुल सही चला। पीटीआई उनकी इत्तेहादी है, मेरी इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दिया था। उस पीटीआई के रहनुमाओं ने उनके बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बने। और आप लोग चूँकि मीडिया गैलरी में बैठे थे, आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि वो बता रहे थे कि यार 3.25 साल से तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मेरा अपना मानना ये आइसोलेशन में अब जा रहे हैं। हमने साबित किया। मैं चाहता जब ये मार पिटाई स्टार्ट हुई, मैं काउंसिल के इजलास को ख़त्म करके चले जाता, और इनका टारगेट यही था कि इजलास ना हो। हम बैठे वहाँ पे, हद्दुल इम्कान कोशिश की ये चीज़ ना हो। जब उन्होंने बार बार वरगलाते हैं, बार बार माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा हुआ जो मैं समझता हूँ गलत है, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। इलेक्टेड ऐवान के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उनको अपने किरदार पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है
कि ये नहीं हो सकता कि अपने लिए कुछ और उसूल राइज करें और दूसरों के लिए कुछ और उसूल राइज करें। जो इंक्वायरी कहेंगे मैं इंक्वायरी कराने को तैयार हूँ, और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ तो जो सज़ा आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, पब्लिक ने देखा कि जब वो तकरीर करें तो खामोशी, कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कुछ ना कहे, करमुल्ला वकासी बात करे तो जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो इंटरप्ट करें, नजमी आलम बात करें तो वो इंटरप्ट करना शुरू, तो ये तो नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ ये गलत चीज़ है। सैफ साहब को मैं फिर कहना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा मुमताज़ तनूली साहब आप एक तहरीक स्टार्ट करें, सैफ को रिहा करो, सैफुद्दीन एडवोकेट को रिहा करो, और अगर उसके लिए हक से बेजा की कोई दरख्वास्त दायर करनी तो हम दायर करने को तैयार हैं कि हमारे ऑपोजिशन लीडर को रिहा करो कि कम अज़ कम वो अपना लीडरी वाला काम कर सके और ये जो यरगमाली है ये ख़त्म हो। जहाँ हमने कराची को, एक ज़माने में यही बदमाशी पूरे शहर में होती थी ना, जब हम पूरे कराची को इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं तो सैफ भाई तो हमारे ऑपोजिशन लीडर है ना फिर यार। जी कि माशाल्लाह सीपीए जो है आपकी बतियात के बिल्डिंग कंट्रोल में भी है, केडी में भी है, और नो डाउट कि इसमें असलम तमू भाई का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है लेबर मिल के पुराने गैर बैठ तक जा रहे। मेरे सवाल ये है कि आपसे इनको भी लोग पूछते हैं कि तो तनख्वाहें बढ़ी हैं, केएमसी के हवाले से जो है मतलब कोई सामने कुछ चीज़ इस हवाले से बताएंगे क्या इसके ऊपर ये सैफ भाई बड़ी तर्जुमानी कर रहे हैं हमारे तमाम मेहनत कशों की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक वाया मीडिया निकाल के कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हम अपने मुलाजमीन का जो ये हक़ है उसको भी अदा करने में कामयाब हो सके। मेरे लिए दो ऑप्शन हैं कि अगर मैं इनके लिए करूँगा तो अपोजिशन कहे कि देखो डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो और सिर्फ मुलाजमीन के अंदर बंदरबाट कर रहे हो, और अगर सिर्फ डेवलपमेंट करूँगा मुलाजमीन का ख्याल नहीं करूँगा तो मेरे मजदूर रहनुमा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो हम कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। आपको याद होगा पिछले इजलास में करारदाद आई कि एलेंडर हाउस की जो प्रॉपर्टी है उसके जो पैसे आ रहे हैं केएमसी के पास, उन पैसों का हम क्या करें। और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है केएमसी का, ये पिछले 70-75 साल में ये पैसे नहीं आ पाए थे, हमने 1.4 अरब रुपये की रिकवरी कर रहे हैं। तो फैसला ये होना था कि आया उस पैसे को डेवलपमेंट और मुलाजमीन दोनों पर ख़र्च करें, किसी एक चीज़ पर ख़र्च करें। तो फ़ैसला ये हुआ कि उसको फौरी तौर पर हम फ़िक्स डिपॉजिट में डाल दें ताकि मुलाजमीन के हक़ को अदा किया जा सके। बाकी जो डेवलपमेंट का काम है वो हम अपनी बाकी रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं। तो हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह इस हवाले से कोई ना कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की खैर में। ये बताइए कि इस वक्त झील पार्क में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और उसके साथ साथ सफारी पार्क में वाटर पार्क, इस तरह की कुछ चीज़ को प्रोजेक्ट है? यार झील पार्क में एक ज़माने में झील होती थी, लेकिन फिर कुछ गासिब आए उन्होंने झील ही ख़त्म कर दी। याद है ना, अभी झील पार्क है वो, लेकिन झील नहीं है। वो किसने भराई की थी, किसके दौर में हुई थी और इरादे और नीयत क्या थी वो आपको पता है। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम इसको रोकने में कामयाब हो गए थे। वाटर पार्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक ज़माने में अलादीन वाटर पार्क होता था जो 93 में बीबी शहीद के दौर में बना था। पाकिस्तान का पहला वाटर पार्क इस शहर में बना। फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब को अल्लाह ताला क्या कह सकता हूँ, उन्होंने तोड़वा दिया। तो अभी हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कराची इससे पहले वसीम अख्तर थे, अपनों के मेयर थे। स्पेंसर हाई अस्पताल जो है वो मुर्दा खाना या बर्बाद हुआ था, आपके दौर में ये बना है। इस तरह और अस्पताल में बेहतरी के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? और स्पेंसर हाई हॉस्पिटल में जो अस्पताल में कितने रोजाना की वजह से मरीज आ रहे हैं और इसका विजिट कब करवाएंगे आप साफ? आपने वर्ड क्या यूज़ किया था? वसीम अख्तर के दौर में? नहीं, अपने क्या, अपनों के मेयर। तो मैं किसका हूँ भाई? मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। ये मेरा तेरा करके तो सारी चीज़ें हुई, ये हम सबका है यार। स्पेंसर आई हॉस्पिटल 1940 में बना था और एक ज़माने में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता था। फिर गासिब मुनाफिक आए और वहाँ पे जो हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल बंद हो गया। अब हमने उसको रिवाइव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उसकी जो ओपीडी है अभी हमने स्टार्ट कर दी है और ओपीडी में 150 से ऊपर पेशेंट्स डेली आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया जा रहा उनसे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनका मुफ्त ओपीडी हो रही है। इंशाल्लाह मई के मिड में उसके 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनको हमने बहाल करने का काम स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन हो रही है, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ हमारे पास आ चुका है।
मई के मिड में मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह वो चारों ऑपरेशन थिएटर्स को हम फ़हाल बना के सर्जरीज़ वहाँ पे जो कैटरेक्ट की होती हैं और आई सर्जरीज़ होती हैं उनको हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे बाय मिड ऑफ मे, और वो भी मुफ्त होगा, उसके अंदर भी कोई पेमेंट लोगों से नहीं ली जाएगी। और तीसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, हम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी के एक इदारा बना रहे हैं जहाँ पे हम मुस्तकबिल के जो आई सर्जन्स हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, उनको हम मुस्तकबिल में वहाँ पे ट्रेनिंग दे सके। तो इस तरह का इदारा भी हम बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको हो जाएगा अगले हफ्ते। सोबराज हॉस्पिटल का एक फ्लोर जो तबाह था उसको भी हमने रिवाइव करके रिस्टोर कर दिया है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं उसका भी इफ्तिताह करूँगा, गालिबन जुमेरात या जुमे को आके आप दोस्तों को साथ लेकर चलूँगा। अस्पताल में एक बस भी है जो कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो यूज़ करते थे उसके लिए, उसे भी क्या दोबारा उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी? और सेकेंडली सवाल ये कि इस वक्त 2-3 साल गुजर चुके हैं और जमात इस्लामी में इश्तियाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये इश्तियाल बढ़ने की असल वजूहत क्या है? कराची का तरक्की या कोई और वजह? अपना क्या बोलूँ वो सोच रहे थे यार ये बाबू आया है कोई, इसको डराएंगे धमकाएंगे शोर शराबा करेंगे भाग जाएगा। मैं पक्का कराची वाला हूँ, हाँ मारे शारे खाई हैं लेकिन थोड़ा मजबूत भी हो गया हो ना। तो इंशाल्लाह अब ये वो वाला वक्त नहीं रहा कि थंडर स्क्वाड चलें। हाँ अब जो है ना काम होगा, काम होता हुआ नज़र आएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस मुझे हासिदीन की शर से बचाए। सूरह फलक पढ़ता रहता हूँ, आप दोस्तों को भी कहूँगा आप लोग भी पढ़ते रहो। कल आपकी डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात हुई है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि पहलवान रोड का रोड भी तामीर हो रहा है, उन्होंने आपके काम की तारीफ भी करी है, तो किस तरह काम शुरू किया जाएगा एयरपोर्ट पर इंतजामिया के साथ मिलकर? वो जरा बताओ। हम 3-4 चीज़ों के ऊपर काम करें। एक तो एयरपोर्ट से जो एग्ज़िट है उस जगह को इम्प्रूव करें ताकि शहर हमारा अच्छा लगे। दूसरा, जब आप शारे भुट्टो से आएंगे शाह फैसल कॉलोनी की साइड से, तो एक फ्लाईओवर से होते हुए आप शारे फैसल पे आते हैं, तो वो लूप है उसको हम अर्बन फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, हम शारे फैसल में नाता खान फ्लाईओवर के साथ एक मुतबादिल 3 लेन का ट्रैक बनाना चाहते हैं, और एक मुतबादिल रास्ता जो कि अस्करी 4, जौहर मोड़, मिलेनियम मॉल और जो लोग गुलिस्तान जौहर की तरफ जाते हैं और वो रश में फंसते हैं उनके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता नदी के साथ बनाना चाहते हैं जो कि सीधा आपको पहलवान गोड या हबीब यूनिवर्सिटी तक लेके जाएगा। तो उसके लिए कुछ इजाज़त हमें चाहिए थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि वो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े रिसेप्टिव थे, और उन्होंने कहा जी मिलकर, हम सबका शहर है और जब ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो मिलकर काम करेंगे। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह टारगेट तो मेरा यही है कि 30 जून से पहले ये काम ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो लोगों का भला है वो हो सके। मैडम अगर आप ख़वातीन नहीं, आप खातून हैं। सवाल मेरा ये है कि सुरजानी टाउन से खुदा की बस्ती को मिलाने वाला एक पुल है, नदी गुजरती है कोई नॉर्दर्न बाईपास से, उस आधी से ज़ायद नदी के ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। अब तो बाकायदा उस नदी में मार्केट भी बन रही है। इसका नोटिस कब दिया जाएगा? और दूसरा, 2 माह पहले कोई खुदा की बस्ती वाला रोड और ये सारा न्यू लियारी आगे तक नॉर्दर्न तक ये रोड जो है ना, इसके लिए कोई मटेरियल लाया गया था। टाउन चेयरमैन है अरशाद बुगल, वो उन्होंने शुरू में तो बहुत भाग दौड़ की, ये वो, अब वो चीज़ें सारा मटेरियल वहीं पे गुहार है 2 माह से, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से उठा रहे हैं। टाउन चेयरमैन नहीं है अरशद मुगल साहब, यूसी चेयरमैन है। यूसी चेयरमैन है, जो भी है। तो अब वो सारा मटेरियल जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है वो उठा रहे हैं, कोई उसकी मतलब कोई नोटिस नहीं ले रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक इशू की मेरे सामने निशानदेही की। जुम्मन दरवान साहब मेरे पीछे खड़े हैं, ये उसी इलाके से, उसी टाउन से इनका ताल्लुक़ है। मैं इनको कहूँगा ज़रा चेक कर लीजिए कि किस जगह ये कब्ज़ा हो रहा है और जो कार्रवाई इस हवाले से करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो हम अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए आपको करा के देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।